हेलो बच्चों, मैं हूं मनीष दुबे और डीएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन को समझेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेना होगा मिक्सचर का। जैसे सपोज करो हम एक कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, कंपोनेंट सी मिलाते हैं और दूसरे केस में कंपोनेंट बी और सी मिलाते हैं, तीसरे केस में कंपोनेंट एक्स प्लस वाई प्लस जेड मिलाते हैं। मतलब कि यहाँ पर हम कोई भी कंपोनेंट ले सकते हैं। सपोज करो वाटर, शुगर, साल्ट ऐड कर दिया, दूसरे केस में सिर्फ वाटर और शुगर ऐड कर दिया, तीसरे केस में कुछ और भी ऐड कर दिया। तो अब देखो, ये जो हमारा बना ABC मिलाने पे, वाटर, शुगर, साल्ट मिलाने पर जो बना उसे हम कहते हैं मिक्सचर। उसे हम कहते हैं मिक्सचर। मिक्सचर, ये मिक्सचर है। अब सोचने वाली बात है कि ABC, BC, XYZ की जगह पे हम कुछ भी ले सकते हैं। तो हो सकता है कि हमारा मिक्सचर अच्छे तरीके से मिल जाए, और अच्छे तरीके से जब मिल जाता है तो ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर। और अगर वो अच्छे तरीके से नहीं मिलता तो हम उसे कहते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर। हेटेरोजेनियस मिक्सचर। अब अगर मिक्सचर होमोजेनियस बनता है तो हम इसे कहेंगे सॉल्यूशन। इसे कहेंगे सॉल्यूशन। यानी कि हम कहेंगे यहाँ पर दो कंपोनेंट ए बी सी मिलाया गया, यहाँ पर दो कंपोनेंट, यहाँ पर तीन कंपोनेंट मिलाया गया, सॉरी, ए बी सी, थ्री कंपोनेंट, यहाँ पे दो कंपोनेंट। जितनी चीजें मिलाएंगे उतने कंपोनेंट कहेंगे। दो चीज मिलाएंगे, दो कंपोनेंट, तीन मिलाएंगे, तीन कंपोनेंट। तो यहाँ पे तीन कंपोनेंट मिलाया गया, यहाँ दो, यहाँ भी तीन कंपोनेंट मिलाया गया। अगर ये मिलाने के बाद जो मिक्सचर बना, अगर वो होमोजीनियस बन गया। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? अच्छे से मिल जाना, यानी कि जिसका कंपोजिशन थ्रू आउट सेम होता है, उसी को हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। तो इस मिक्सचर को हम कहेंगे सॉल्यूशन। यानी कि एक लाइन में अगर आपको कोई डिफिनीशन देने को कहे कि सॉल्यूशन का डिफिनीशन बताइए, तो हम कहेंगे इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। It is a homogeneous mixture of two or more components। तो ये तो हो गया हमारा सॉल्यूशन का डिफिनेशन। अब इसमें एक और चीज है कि अगर हम दो कंपोनेंट मिलाते हैं तो उस मिक्सचर को बाइनरी मिक्सचर या बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। अगर तीन कंपोनेंट मिलाएंगे तो टर्नरी कंपोनेंट होगा, टर्नरी मिक्सचर या टर्नरी सॉल्यूशन होगा। एक ही कंपोनेंट रहेगा तो यूनरी सॉल्यूशन होगा। लेकिन हमें इस पूरे के पूरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ दो कंपोनेंट हमें मिलाना है। उसके बारे में हम आगे और पढ़ेंगे। तो कुल मिला के ये तो हो गया हमारा सॉल्यूशन का डिफिनीशन। तो हम कहेंगे सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। अगर कोई बाइनरी सॉल्यूशन का डिफिनेशन पूछे तो आपको पता है बाइनरी सॉल्यूशन में सिर्फ दो ही कंपोनेंट होते हैं, तो हम कहेंगे होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट आर कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यानी कि अब हमें मिक्सचर सॉल्यूशन में डिफरेंस समझ में आ गया कि अगर हम मिक्सचर बनाएंगे तो वो सॉल्यूशन हो सकता है। और सॉल्यूशन वो कब हो सकता है? जब हमारा जो मिक्सचर है वो होमोजेनियस बने। यानी कि होमोजेनियस का मतलब है अ मिक्सचर विच हैव थ्रू आउट सेम कंपोजिशन। तो कुल मिला के मैंने क्या कहा कि हमें पढ़ना है बाइनरी सॉल्यूशन। और बाइनरी सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट होते हैं? सिर्फ और सिर्फ टू कंपोनेंट होते हैं।
अब देखो, जब दो कंपोनेंट होते हैं तो एक कंपोनेंट को हम कहते हैं कि वो सॉल्वेंट है और दूसरे कंपोनेंट को हम कहते हैं कि वो सॉल्यूट है। सॉल्वेंट क्या होता है? तो कह दो, सॉल्वेंट को जनरली हम एनसीईआरटी में कंपोनेंट 1 मानते हैं और सॉल्यूट को हम कंपोनेंट 2 मानते हैं। कंपोनेंट 2 का मतलब सॉल्यूट माना गया है कहीं भी। तो सॉल्वेंट वो होता है जो लार्ज अमाउंट में हो, जो लार्ज अमाउंट में हो, और सॉल्यूट वो होता है जो स्मॉल अमाउंट में हो, स्मॉल अमाउंट में हो। यानी कि सिंपल सी बात है कि अगर दो कंपोनेंट होता है तो सॉल्वेंट का मतलब है कि दोनों में से जो ज़्यादा रहेगा उसी को हम कहेंगे सॉल्वेंट, जो कम रहेगा उसे कहेंगे सॉल्यूट। जैसे मान लिया कि वाटर है, मान लिया यहाँ पर दो कंपोनेंट मिलाया गया, पहला वाटर और दूसरा शुगर। तो तुम सोचो कौन ज़्यादा होगा, अमाउंट में ज़्यादा कौन होगा? वाटर। शुगर थोड़ा सा होता है जनरली हम जैसे बनाते हैं, तो हम वाटर को कहेंगे कि वो एक्सक्यूज मी, वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। यानी कि बाइनरी सॉल्यूशन के दोनों कंपोनेंट में जो कंपोनेंट ज़्यादा होगा, लार्ज अमाउंट में होगा, उसे हम सॉल्वेंट कहेंगे और जो स्मॉल अमाउंट में रहेगा उसे हम सॉल्यूट कहेंगे। तो ये याद रखना है, सॉल्वेंट कंपोनेंट 1। अब सवाल उठता है कि अगर हम बाइनरी सॉल्यूशन लेते हैं और बाइनरी सॉल्यूशन अगर हम लेते हैं और दोनों कंपोनेंट इक्वल अमाउंट में हो, मान लिया 500 ग्राम वाटर है, 500 ग्राम शुगर है, ऐड किया गया, तब हम सॉल्वेंट और सॉल्यूट कैसे कंसीडर करेंगे? तो इसे उतारने के बाद अब हम देखते हैं कि हम सॉल्वेंट और सॉल्यूट कैसे कंसीडर करेंगे जब दोनों कंपोनेंट इक्वल हो। यानी कि अगर बाइनरी सॉल्यूशन में दोनों कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 दोनों इक्वल अमाउंट में हो, तो हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे कंसीडर करेंगे? दोनों इक्वल है। अब आइए देखिए, सपोज करिए कि यहां पर कंपोनेंट 1 में हम वाटर लेते हैं और कंपोनेंट 2 में हम साल्ट लेते हैं, और ये भी 500 ग्राम है और ये भी 500 ग्राम है। अब दोनों को हम ऐड करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो बनेगा उसे हम सॉल्यूशन कहेंगे। यहाँ पर जो बनेगा उसे हम सॉल्यूशन कहेंगे। तो अब जरा देखिए, अगर वाटर लिक्विड स्टेट में है, साल्ट अगर लिक्विड स्टेट वाला वाटर, मतलब H2O लिक्विड स्टेट में ही होता है वाटर, तो अगर हम वाटर और साल्ट मिलाते हैं तो सॉल्यूशन दोनों इक्वल अमाउंट में है, तो सॉल्यूशन लिक्विड में भी बन सकता है और सॉलिड में भी बन सकता है। क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि आपने ऐसा करके देखा हो कि आधा आधा मिलाया जाए तो क्या बनेगा, मतलब इक्वल अमाउंट में बनाया जाए तो पता नहीं लिक्विड बनेगा कि सॉलिड, तो बना के देखना पड़ेगा। मान लो लिक्विड बनता है सॉल्यूशन, तो अगर सॉल्यूशन लिक्विड बनेगा तो हमारा जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा? वाटर होगा। अगर सॉल्यूशन सॉलिड बनेगा तो हमारा जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा? साल्ट होगा। यानी कि बाइनरी कंपोनेंट में अगर दोनों कंपोनेंट इक्वल हैं तो हमें यह देखना है कि सॉल्यूशन कैसा बना। अगर सॉल्यूशन हमारा लिक्विड बनता है तो हमारा जो वाटर है वो हमारा सॉल्वेंट बन जाएगा। अगर सॉल्यूशन सॉलिड बनता है तो जो हमारा सॉल्वेंट है वो साल्ट बन जाएगा। तो कुल मिला के हमें दो चीज़ें समझ में आई कि हम सॉल्यूशन किसे कहेंगे, सॉल्वेंट और सॉल्यूट कैसे कंसीडर करेंगे। ये दोनों बातें तो हमें समझ आ गई। हमें इस चैप्टर को न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। ये टॉपिक जो हम पढ़ाने जा रहे हैं अगला, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, उन्हें हमें पढ़ना है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए अगला जो टॉपिक है उसे हम पढ़ते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन।
तो मैं हेडिंग डाल देता हूं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन? तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में, और अगर हमें इसे समझना है तो आपको मालूम है कि हमें किसी एक कोई एक सब्सटेंस होगा, उसमें दूसरा चीज़ आप ऐड करेंगे, दूसरा सब्सटेंस ऐड करेंगे, हमेशा दो चीज़ों को मिलाएंगे। क्या तीन चीज़ों को नहीं मिला सकते? मिला तो सकते हैं, लेकिन हमने पहले ही बता दिया कि इसमें हमें बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है। तो दो चीज़ों को हम मिला रहे हैं, एक सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है कि एक ऐसा टर्म जिसमें हम सॉल्यूट और सॉल्यूशन का रेशियो बताते हैं। तो हम इसे डेफिनेशन लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन amount of solution is called concentration। तो सीधी सी बात है, कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि अगर एक लाइन में कहना हो तो कह दो भैया सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन। यही रेशियो हमें बताना है, इसी को हम कह रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो ये इसमें अलग अलग टर्म होंगे, क्योंकि सॉल्यूट को हम कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मास ले सकते हैं, वॉल्यूम ले सकते हैं, नंबर ऑफ मोल ले सकते हैं, या कुछ और ले सकते हैं। यहाँ भी मास ले सकते हैं, वॉल्यूम ले सकते हैं, नंबर ऑफ मोल ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो कभी ये कभी ये ऐसे ऐसे मिलाकर अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म बनेगा। लेकिन कुल मिला के सब में कॉमन यही है कि ऊपर हमेशा सॉल्यूट और नीचे हमेशा सॉल्यूशन रहेगा। तो हम सारे टर्म्स को बारी बारी से आपको डिफाइन करते हैं। तो ये है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का डेफिनेशन। आपको समझ आ गया कि क्या है ये? कह दो ये रेशियो है कि हम दो सॉल्यूशन को सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्यूशन का रेशियो बताते हैं। यहां मैं लिख देता हूं सॉल्यूट और सॉल्यूशन का रेशियो हम बताते हैं। तो मैं कुछ एग्जाम्पल से शुरू करता हूं। मान लो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं गोल्ड का। गोल्ड आपको पता है, गोल्ड में कॉपर और गोल्ड का मिक्सचर होता है। दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं शरबत का। ठीक है, शरबत, इसमें हम कुछ और नहीं मिलाएंगे, दो ही चीज़ मिलाएंगे, दो कंपोनेंट ही मिलेगा, सिर्फ वाटर और शुगर ही मिलाना है, कुछ और नहीं मिलाना है। तीसरा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, थर्ड एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं, सपोज करो वाटर और अल्कोहल का एक सॉल्यूशन बना लेते हैं। तो हम लिख देते हैं अल्कोहल का सॉल्यूशन, अल्कोहल का एक्वस सॉल्यूशन, मतलब पानी में अल्कोहल को मिलाएंगे। तो अब जरा सोचिए गोल्ड में होता क्या है। गोल्ड में दो चीजें होती हैं, एक होता है गोल्ड और दूसरा होता है कॉपर। तो अब जरा बताइए गोल्ड को हम कैसे मेजर करते हैं? मास में। मैंने यहाँ क्या बताया था, मास में या वॉल्यूम में या नंबर ऑफ मोल में। यहाँ भी मास में, वॉल्यूम में या नंबर ऑफ मोल में। तो इसको भी मास में मेजर करते हैं, इसको भी मास में मेजर करते हैं। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो सॉल्यूट और सॉल्यूशन का जब हम रेशियो बताएंगे तो दोनों में हम मास का यूज कर रहे हैं, इसलिए हम इसे कहेंगे m/m%। इसे मास परसेंटेज भी कहते हैं। तो इसे मैं इरेज कर देता हूं, फिर से लिख देता हूं। पहला है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज को कैसे लिखते हैं? W/W%। तो देखो ऊपर भी W है, यहां ऊपर सॉल्यूट है, तो W और ये मिलाओ तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। चूंकि परसेंट है इसलिए इनटू 100 करना पड़ेगा। अब देखो दूसरा एग्जांपल, शरबत में क्या है, वाटर में शुगर मिलाया गया है, तो सॉल्यूट क्या है, शुगर है। शुगर को हम कैसे यूज करते हैं? मास में।
और जो शरबत बनेगा, अब सोचो भाई चीनी पानी का जो शरबत बनेगा वो किस स्टेट में बनेगा, लिक्विड स्टेट में, तो उसका क्या लेंगे, वॉल्यूम लेंगे। तो दूसरा जो टर्म हमारा है वो है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो हम इसे लिखेंगे W/V परसेंट इक्वल टू ऊपर वाला तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तीसरा क्या हो जाएगा, V/V परसेंट। तो देखो M/M परसेंट को मास परसेंट कहे हैं, तो V/V को क्या कहेंगे, वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम परसेंटेज। इसका फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब देखो मास ऑफ सॉल्यूशन का ये भी मतलब होता है कि मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि हमें ये पता चल गया 2 ही कंपोनेंट होता है, तो एक ज़्यादा होता है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं, दूसरा कम होता है उसे हम सोल्यूट कहते हैं। तो सॉल्वेंट और सोल्यूट मिलाने से ही सोल्यूशन बनता है। तो हम यहाँ सोल्यूशन की का मतलब अपने बाय डिफ़ॉल्ट सॉल्वेंट और सोल्यूट को जोड़ा गया है, यानी कि सोल्यूशन का मतलब ही होता है कि सॉल्वेंट और सोल्यूट को जोड़ के बनाया गया है। तो यहाँ पर लिखा गया है मास ऑफ सोल्यूशन, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट, तो दोनों को ऐड किया गया है, इसलिए यहाँ टोटल वर्ड यूज होता है। टोटल का मतलब जोड़ के बताया गया है, यहाँ भी टोटल यूज होगा, यहाँ भी टोटल यूज होगा। तो ये हो गया हमारा 3 पहला टर्म। चौथा टर्म कौन सा है, इसे आप फेयर कर लीजिए, अभी आपको इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है और इसे आप समझते जाइए। ऊपर सोल्यूट रहेगा, कैसे किया गया है ना, इसे याद नहीं किया जाता है, समझा जाता है। और जब आप इसे और न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तो और समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिकली भी समझ में आ जाएगा। चलिए अब आएंगे तीसरा टर्म, फोर्थ, दिस इज कॉल्ड ppm। इसे हम पार्ट पर मिलियन कहते हैं, पार्ट पर मिलियन। तो ppm का मतलब क्या है, कह दो पार्ट पर मिलियन का मतलब वही ऊपर क्या हो जाएगा, पार्ट ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो जब परसेंट, यहां पर क्या वर्ड यूज हुआ है, पर मिलियन, तो परसेंट है, सेंट का मतलब 100 होता है, तो 100 से इंटू हुआ है, तो पर मिलियन है तो यहां मिलियन से इंटू होगा, दैट इज 10⁶। तो ये हो गया हमारा ppm। तो अब ऐसा भी हो सकता है, अब देखो यहां पर जो टर्म्स यूज किए गए हैं, इन चारों टर्म्स में या तो परसेंट यूज हुआ है या तो पर मिलियन यूज हुआ है। अब आगे जो है अगला है हमारा मोल फ्रैक्शन। अब देखो चलो याद करो W/W को, अगर W/W यानी कि मास बाय मास की जगह हम चाहें तो मोल बाय मोल ले सकते हैं, और अगर हम उसमें 100 से इंटू नहीं करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो फ्रैक्शन में आएगी। तो हम सपोज करो 2 कंपोनेंट को मिलाते हैं, A, मान लो कंपोनेंट A है या कंपोनेंट 1 है, तो कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2, और कंपोनेंट 1 का जो मोल है N1 है और कंपोनेंट 2 का मोल है N2। तो मोल फ्रैक्शन को हम काई लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो काई हम N1 के टर्म में भी निकाल सकते हैं और काई हम N2 के टर्म में भी निकाल सकते हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट के टर्म में। तो अगर हम काई 1 यूज करेंगे और या तो हम काई 2 यूज करेंगे, अगर हम काई 1 यूज करेंगे तो सोल्यूट की तरह N1 काम करेगा। बात को समझो, अगर हम कंपोनेंट N काई 1 निकालेंगे यानी कि पहले वाले का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, तो यही वाला टर्म सोल्यूट की तरह काम करेगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा N1 और नीचे सोल्यूशन होता है, तो सोल्यूशन का मतलब क्या है, दोनों का मोल ऐड कर दो, तो क्या हो गया N1 प्लस N2।
यहां पर भी देख लो, अब यहां पर Chi1 है तो N1 सॉल्यूट की तरह काम किया, तो Chi2 है तो कौन करेगा, N2 करेगा और N1 प्लस N2 ऐड कर देंगे, और दोनों का फ्रैक्शन हम जोड़ेंगे तो हमेशा आपको पता है कि Chi1 Chi2 जोड़ेंगे तो हमेशा 1 आएगा। तो ये रहा हमारा आई थिंक 5th टर्म है जिसे हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन हम दोनों का निकालते हैं, जिसका हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट 1 का, तो कंपोनेंट 1 सॉल्यूट की तरह काम करेगा, ऊपर रखेंगे, कहने का मतलब ये है, सॉल्यूट का मतलब ऊपर रखेंगे। चलिए अब आते हैं अगला टर्म देखते हैं। अगला टर्म क्या है, अगला टर्म हमारा है, उसे हम कहते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी, तो मोलैरिटी क्या होता है, तो कह दो मोलैरिटी में हम जो सॉल्यूट होता है उसको मोल में लेते हैं और जो सॉल्यूशन होता है उसको हम वॉल्यूम में लेते हैं। तो यहां पर क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute upon volume of solution in liter। और आपको पता है अगर हम ये लीटर की जगह ml ले तो भाई ml को लीटर में चेंज करना पड़ेगा। कैसे लिखता हूं, यही फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute अपॉन एग्जैक्ट वही फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, मिलीलीटर। तो हमें क्या करना होगा, इसे 1000 से डिवाइड करना होगा जिससे ये मिलीलीटर लीटर में बदल जाए। तो ये 1000 ऊपर चला जाएगा, तो इसे हटाकर हम कहाँ लगा देंगे, ये ऊपर लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा मोलैरिटी। यहाँ पर भी देखो सॉल्यूट ऊपर है, सॉल्यूशन नीचे है, तो मोलैरिटी से याद भी आ जाएगा कि ऊपर वाला क्या लेते हैं, मोल है तो नंबर ऑफ मोलैरिटी। अब चलिए अगला जो टर्म है उसे हम कहते हैं नॉर्मलिटी। तो आप जब एनसीईआरटी देखेंगे अपना चैप्टर 2 तो देखेंगे उसमें नॉर्मलिटी है नहीं, उसमें नहीं दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसे नहीं पढ़ना है। इसे इस चैप्टर में यहाँ नहीं पढ़ना है, बाद में पढ़ना है, इसलिए हम नॉर्मलिटी का फॉर्मूला तो बता दे रहे हैं, लेकिन इसका जो डिटेल न्यूमेरिकल्स होगा उसे हम अलग वीडियो बनाएंगे नॉर्मलिटी नाम से। तो चलिए अगला टर्म क्या है, नॉर्मैलिटी। ये कौन सा है, 7th। तो नॉर्मलिटी का मतलब होता है, अब जरा देखो, इससे पहले वाले में मोल को हमने लीटर में घोला था, यहां पर भी लीटर में ही घोलना है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर यहां भी यूज करना है। लेकिन हम यहां मोल नहीं लेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। अब सवाल उठेगा भैया ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट क्या है, तो हम लिख देंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। मतलब जिस, मान लो यहाँ H2SO4 का इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, तो इक्विवेलेंट में जितना H2SO4 है, मान लिया जैसे 5, जैसे मान लिया आपसे कह दिया कि H2SO4 को 10 ग्राम H2SO4 को 1 लीटर में डिसॉल्व किया गया। जैसे देखो मान लो 10 ग्राम को 1 लीटर में डिसॉल्व किया गया। तो अब कोई पूछे कि बताइए इसकी नॉर्मलिटी क्या है, तो 1 लीटर यहाँ तो 1 लीटर लिख देंगे, लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मास दिया है 10 ग्राम, तो क्या लिख देंगे 10 अपॉन इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर देंगे। अब फिर एक मामला फंस गया, ये इक्विवेलेंट वेट क्या है, तो यहाँ इक्विवेलेंट वेट का भी डेफिनेशन हम लिख देते हैं। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर।
अब यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट है तो H2SO4 का मोलर मास 98 होता है और इसका वैलेंसी फैक्टर, हम इस वैलेंसी फैक्टर को मैंने कहा जब मैं नॉर्मेलिटी पढ़ाऊंगा तो इसे मैं डिटेल में बताऊंगा कि यहाँ पर इसका वैलेंसी फैक्टर 2 होता है, तो उसे हम 2 होगा कि 3 होगा उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। बस आप समझ लीजिए यहाँ पर 2 से डिवाइड कर लेंगे, यानी कि यहाँ इक्विवेलेंट वेट की जगह क्या करेंगे हम 98 डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे। ओके, तो ये हो गया नॉर्मेलिटी। तो अब आइए लास्ट 8th, दिस इज कॉल्ड मोलैलिटी। मोलैलिटी इज इक्वल टू, फिर से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई, अब यहां आपको सॉल्यूशन यूज नहीं करना है, सॉल्वेंट का मास यूज करना है, तो हम लिखेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ओके, यहां पर सॉल्यूशन की जगह सॉल्वेंट यूज किया गया है और यहां पर वॉल्यूम की जगह केजी यूज किया गया है, किलोग्राम। इसीलिए मैंने इसे लास्ट में पढ़ाया है कि आप आसानी से याद रख सकें। ठीक है, अब हम क्या करें, इसी को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, अगर ये ग्राम में दिया है तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। अब इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 यहाँ आ जाएगा तो यहाँ हो गया 1000, ये ऐसे। तो ये हो गए हमारे टोटल 8 टन। उनको हम लिस्ट बनाकर लिख लेते हैं और जल्दी से हम देखते हैं कि आपको ये याद हुआ कि नहीं याद हुआ। इतनी चीज़ें तो आपको पता है कि ये कौन कौन सा टर्म है भैया। पहला है W/W%, दूसरा W/V%, फिर थर्ड P/V%, फोर्थ क्या था, ppm। चलिए सपोर्ट करिए। फिफ्थ क्या था, मोल फ्रैक्शन। अगला क्या था, मोलैरिटी। अगला क्या था, 7th नॉर्मलिटी था। चूंकि ये है नहीं, उसे हम अलग से वीडियो बनाएंगे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसे खोज लेंगे। अगला क्या है, लास्ट में मोलैलिटी। अब मैंने आपको बता दिया है कि जो सॉल्यूशन होता है वो 2 चीज़ों से बनता है। कैसे कह दो, सॉल्वेंट से बनता है, यहाँ लिख देता हूँ, सॉल्वेंट से बनता है या सोल्यूट से बनता है। अब सॉल्वेंट के लिए या तो मास यूज होगा या मैं यहाँ लिख देता हूँ, या तो सॉल्वेंट से बनेगा, सॉल्वेंट से, या तो सोल्यूट से। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। अब बताइए सॉल्वेंट का क्या क्या यूज हो सकता है। कह दो सॉल्वेंट का या तो W यूज हो सकता है, V यूज हो सकता है, N, ये भी वही हाल यहाँ भी है, WVN। सॉल्यूशन का भी वही यूज हो सकता है, WVN। अब तुम सोचो जरा, इसे हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। मान लो W/W का फार्मूला तो आपको याद है, ऊपर क्या रहता है, बोलो सोल्यूट, नीचे क्या रहता है, सॉल्यूशन। तो ऊपर क्या लिख देंगे, मास ऑफ सोल्यूट, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो हम इसे वेरिएबल के टर्म में भी लिख सकते हैं। हम चाहें तो मास ऑफ सोल्यूट की जगह W ले लें। तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो W1 का मतलब होगा हमेशा मास ऑफ सॉल्वेंट। मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि कंपोनेंट 1 के लिए हम सॉल्वेंट के लिए यूज़ करेंगे, कंपोनेंट 2 जो है हमेशा सोल्यूट के लिए यूज़ करेंगे। और कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब, तो W1 सॉल्वेंट, W2 सोल्यूट, V1 सॉल्वेंट, V2 सोल्यूट, 1 2, कुछ नहीं लिखा। अब चलिए यहाँ पे फार्मूला बताइए, W/W% का क्या होगा। मास ऑफ सोल्यूट की जगह क्या लिखेंगे,
W1 की W2, यहाँ देखो 2 का मतलब सोल्यूट अपॉन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में अब बताओ सॉरी अपॉन डिवाइडेड बाय सोल्यूशन है। तो अब बताओ W1, अब हमें इसको इसमें पुट करना है। तो अब बताइए यहाँ पर क्या होगा, वेट ऑफ टोटल वेट ऑफ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन के लिए हम क्या लिख देंगे, W इंटू क्या हो जाएगा 100, ऐसे भी लिख सकते हैं। हम चाहें तो W की जगह W1 प्लस W2 लिख देंगे। अब अगला हो जाएगा क्या, तो ऊपर वाला याद करिए फार्मूला क्या था, मास ऑफ सोल्यूट। तो W1 की W2 सोल्यूशन है, सोल्यूशन का क्या यूज़ करना है, सोल्यूशन का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम सोल्यूशन का V1 V2 तो यूज़ नहीं कर सकते, ये सॉल्वेंट का है, ये सोल्यूट का है, सोल्यूशन का है, तो क्या यूज़ करेंगे V इंटू 100। यहाँ पर भी हम ले लेते हैं V बाई V, तो V बाई V की जगह क्या हम लेंगे, क्या है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, यानी कि V1 की V2 अपॉन V इंटू 100। यहाँ पर हम ले लेते हैं पार्ट ऑफ सोल्यूट Pa2 अपॉन Pa इंटू 10 टू द पावर 6। यहाँ पर मोल फ्रैक्शन में तो आपको बता ही दिया गया था कि Chi1 इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2, ये सोल्यूट की तरह काम करेगा। चलिए Chi2 बोलिए N2 अपॉन N1 प्लस N2, और आपको पता है इन दोनों को जोड़ने पे ऐड आता है। मोलैलिटी का मतलब क्या होगा, मोलैलिटी का तो मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट की जगह हम क्या लिखेंगे, N2 लगाएंगे, N2 डिवाइडेड बाई V इन लीटर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, N2 इज डिवाइडेड बाई W। अब बताओ यहाँ जब हम कुछ नहीं लिख रहे हैं, 1 2 नहीं लगा रहे हैं, तो वो सोल्यूशन का हो जा रहा है, यहाँ भी सोल्यूशन का हो गया। यहाँ पर हमें सॉल्वेंट का लेना है, तो अब जरा सोचो तो यहाँ क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, kg। अगर ये ग्राम में रहेगा तो इंटू 1000 हो जाएगा। तो ये फार्मूले आप बनाना सीख गए हैं। अब इसी फार्मूले का जो न्यूमेरिकल है वो अगले वीडियो में होगा। हाँ, एक और बात है कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस टॉपिक का नोट्स दिया गया होगा, तो आप उस टॉपिक का पूरा नोट्स आप ले लेंगे। जितने भी टॉपिक में पढ़ाऊंगा उसका नोट्स भी आपको मिलेगा, तो आप उसे लेके डाउनलोड करके फिर फेयर कर लीजिएगा। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन का पहला वीडियो। आई थिंक आपको क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों को भी इसे दिखाइए। तो आई थिंक आपको समझ में आया। थैंक यू।